तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज हम लोग अपने चैनल पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उस न्याय सिद्धांत की आलोचना किस किस आधार पर की जाती है और न्याय के सिद्धांत की जो आलोचना है कौन कौन से विचारकों ने इसके बारे में विस्तार से बताया और किस प्रकार की अवधारणा को व्यक्त किया। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की खास जानकारी आपके लिए लगातार इस पर आती रहेगी। तो आइए आज हम देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में। तो हम जानते हैं कि प्लेटो ने जो अपने न्याय की सिद्धांत दिया था वह न्याय का सिद्धांत उस समय के यूनानी परिस्थितियों के अनुसार यूनानी दृष्टि से उपयोगी था और उसका अपना एक अलग महत्व था। लेकिन उसके द्वारा प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया वह आज के वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि आज के टाइम में उसको हम स्वीकार करते हैं तो हमारा समाज उसे अस्वीकार कर देगा, नकार देगा। इसीलिए आज के समय में प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है और इसके कई कड़े शब्दों में आलोचना किए जाते हैं। आलोचना के संदर्भ में एक महान विचारक जिनका नाम है जेस सेवाइन ने इस बारे में बताया है कि यह अत्यधिक अस्थैतिक, व्यक्तिनिष्ठ, नैतिक रूप से पतनकारी, अमनोवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक है। प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया था वह बहुत ही एस्थेटिक था। एस्थेटिक से हमारा मतलब है स्थित है। उसका जो विचार है वह उसी समय के समाज के परिस्थितियों के अनुसार है, वह दूसरे समय के परिस्थितियों के अनुसार ढल नहीं सकता। और यह व्यक्तिनिष्ठ है, यह किसी खास व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, ना कि पूरे सोसाइटी के ऊपर इसका विचार प्रभाव पड़ता है। और ये नैतिक रूप से पतनकारी है और अमनोवैज्ञानिक है। इसे मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता तथा अव्यावहारिक भी है। इसका मतलब है कि इसे हम अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर सकते। इस आधार पे H.J. सेवाइन ने कहा कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया था वह बहुत ही ज़्यादा क्या था, तो एस्थेटिक था, व्यक्तिनिष्ठ था, नैतिक रूप से पतनकारी, अमनोवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक था। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आइए हम आगे देखते हैं इसके बारे में किस किस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है। प्लेटो के द्वारा जो न्याय की आलोचना की जाती है वह कुछ प्रमुख आधारों पर की जाती है, जिसमें पहला है न्याय को कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा मानना। प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वह कानूनी धारणा के आधार पर दिया था, लेकिन इसे कानूनी धारणा ना मानकर इसे नैतिक धारणा प्लेटो ने माना। इस आधार पर भी प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना देना। प्लेटो कहता है कि यदि व्यक्ति का विकास करना है तो उसे राज्य के अंदर रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति को राज्य के नीचे रह करके अपना काम करना पड़ेगा, अर्थात व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना दिया जाएगा। इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय की आलोचना की जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट है अत्यधिक एकीकरण पर बल। आज के समय में कई सारे ऐसे देश तो नहीं बचे, लेकिन एक बचता है, वो है चीन। चीन अभी भी एकीकरण के ऊपर बल देता है। वहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो एक खास शासक के अंदर एकीकृत है, वही सारा निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से प्लेटो के द्वारा जो न्याय की विवेचना की गई थी, न्याय की जो अवधारणा दिए गए थे, वह एकीकरण के ऊपर बल देता है। तो इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। चौथा पॉइंट है हमारा अत्यधिक पृथकीकरण, अर्थात वह समाज को अत्यधिक अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटने का काम करता है, जिस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है।
प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगला पांचवा जो बिंदु है वह है प्रजातांत्रिक विरोधी। क्या है? तो वह है प्रजातांत्रिक विरोधी। प्रजातांत्रिक विरोधी में प्लेटो के इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वह इस बारे में कहता है कि राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर दिया जाए। मतलब वह प्रजातंत्र के विरोधी था। मतलब वो चाहता था कि राजा शासन करे और राजा खुद अपने नीचे वाले को चुने, ना कि जनता राजा को चुन के भेजे। इससे मतलब पता चलता है हमारा कि प्लेटो जो है वो प्रजातंत्र का विरोधी है। वह लोगों को शासन में शामिल करने का पक्षधर नहीं था। तो इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। हमारा जो छठा बिंदु है वह है विरोधाभास। मतलब प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वह विभिन्न वर्गों में वह हस्तक्षेप एवं समानता को प्रोत्साहन देने वाला था। हस्तक्षेप और समानता जो था उसको बढ़ावा देने वाला था। तो इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इन सभी के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे कि इस आधार पर कैसे कैसे इसके आलोचना किए जाते हैं। तो इसका अगला बिंदु है वह है अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव। मतलब प्लेटो के समय में जो राज्य था उसके जो न्याय की विवेचना थी, न्याय की जो अवधारणा थी, उसमें दंड का बहुत ही ज़्यादा अभाव था। दंड के बारे में उसने विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन उसने इस बारे में कहता है कि वह व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई दंड कर बैठता है तो उसका व्यवधान, उसकी व्यवस्था, उसका जो अधिकार है, उसका जो दंड है वो पूरा तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं है। और किस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है इसकी आलोचना में हम विस्तार से जानने का काम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके हर एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके किस किस पॉइंट के ऊपर कौन से विचार और दिए गए। तो अभी तक इसके चैनल के साथ बने हैं तो अभी तक इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में। जो हमारा पहला पॉइंट है वह है न्याय को कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत के जो प्रथम आलोचना के बिंदु था वह था क्या? तो वह था न्याय को कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा मानना। इसके ऊपर यदि हम इस आलोचना के ऊपर यदि हम विस्तार से पढ़े और जाने तो हमें पता चलता है कि इसमें न्याय जो शब्द है उसका कानूनी रूप से पहलू को ध्यान में रखकर कुछ आलोचकों ने इसके बारे में बताया है कि मतलब न्याय शब्द को यदि देखा जाए तो इस शब्द के बारे में कुछ आलोचकों ने विस्तार से बताया है कि यह आत्म संयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस किस पर? तो यह आत्म संयम, आत्मनिषेध जैसे कुछ सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है, लेकिन कानूनी शक्ति के अभाव में यह निष्क्रिय सिद्धांत है। यदि कानूनी शक्ति हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में उपस्थित नहीं हो तो इस प्रकार की जो कानूनी धारणा है आत्मसंयम और आत्मनिषेध इसका सही से पालन नहीं हो पाएगा। व्यक्तियों के इच्छाओं एवं विभिन्न हितों में टकराव होने की दशा में प्लेटो न्याय सिद्धांत को अधिक कारगर सिद्ध नहीं होता। यदि बात किया जाए समाज में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए, ठीक है, इच्छाओं का टकराव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस टकराव से निपटने के लिए, उस समय और उस परिस्थिति से निपटने के लिए प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया था वह उपयुक्त नहीं था। वह उस समय के परिस्थिति के अनुसार सही नहीं था। मतलब इच्छाओं और विभिन्न हितों में टकराव की स्थिति से जब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बीच में टकराव होता है, इच्छाओं का टकराव होता है, हितों का टकराव होता है, तो हित के टकराव होने से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उस परिस्थिति से निपटने के लिए प्लेटो के द्वारा दिया गया न्याय सिद्धांत कारगर साबित नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो के द्वारा दिया गया न्याय सिद्धांत उस समय के परिस्थितियों के अनुसार तो सही था, लेकिन आज के समाज के परिस्थितियों के अनुसार इसे उपयुक्त नहीं समझा जा सकता।
तो इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब हम अब हम प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना देना। मतलब व्यक्ति को राज्य के अंदर, राज्य के नीचे स्थापित करना, अधीनस्थ बना देना। इस बिंदु पर हम प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में जानते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन बना देता है। क्या बना देता है? तो राज्य के अधीन बना देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मतलब इकाई के रूप में यदि देखा जाए तो वह व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी संबंध या किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो, ठीक है, लेकिन वो किसी भी वर्ग से क्यों ना आए उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। सभी वर्ग के लोगों के हाथ पैर जकड़े हुए होते हैं। सभी लोगों के इस प्रकार के सोसाइटी में जो हाथ पैर होते हैं वो क्या होते हैं? तो वह जकड़े हुए होते हैं। इसमें सामाजिक अंग के ऊपर विचार किया जाता है। सामाजिक अंग का मतलब इसमें समाज में रहने वाले व्यक्ति को एक सामाजिक अंग के तौर पर विचार किया जाता है, ना कि समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के स्वामित्व, उसके अधिकार, उसके जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर विचार किया जाता है। इस बारे में, मतलब व्यक्ति को राज्य के जो अधीन बना दिया जाता है, इस बारे में एक महान राजनीतिक विचारक है जिनका नाम है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने इनके बारे में विस्तार से बताया है। तो देखते हैं कार्ल पॉपर ने इसके बारे में क्या बताया। इस संदर्भ में, मतलब प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत की जो आलोचना की जा रही थी, तो उस संदर्भ में कार्ल पॉपर ने बताया है कि निम्न वर्ग शासकों के बिना असंतोष व्यक्त किए अज्ञात मानता है। यदि निम्न वर्ग के शासकों के बिना असंतोष व्यक्त किया जाता है तो इसे कार्ल पॉपर अज्ञात मानते हैं, ताकि अभद्र इच्छाएं कुछ भद्र इच्छाओं तथा विवेक के द्वारा संचालित रहें और भद्र को अपने व्यक्तिगत हित राज्यों के हितों के लिए छोड़ने के लिए बाध्य करता है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कार्ल पॉपर कहता है कि यदि राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है तो राज्य के जो शासक है वह अपनी इच्छा के अनुसार राज्य को गर्त के अंदर ले जा सकता है, गर्त में मतलब गड्ढे में डाल सकता है। इसी से उभरने के लिए कार्ल पॉपर कहते हैं कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों की इच्छाओं को, चाहे वो भद्र हो चाहे अभद्र हो, विवेक से लिया गया हो या अविवेकपूर्ण हो, सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत हित को राज्य के अंदर रखने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। इस बारे में कार्ल पॉपर विस्तार से कहते हैं। तो इस आधार पर भी प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं कि तीसरे पॉइंट पर प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से की जाती है। अब हम प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना के तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा तीसरा बिंदु है अत्यधिक एकीकरण के ऊपर बल दिया जाना। मतलब प्लेटो के द्वारा जो न्याय के सिद्धांत दिए गए थे उसका तीसरा बिंदु है अत्यधिक एकीकरण पर बल। इस संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत था वह अत्यधिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला है, अत्यधिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला है।
इस संदर्भ में अरस्तु कहता है कि यदि व्यक्ति को एकीकरण की ओर ले जाए, राज्य को एकीकरण की ओर ले जाए, तो इसमें व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, तो एक यंत्र की भांति होता है। उसे यंत्र मात्र समझा जाता है, एक प्रकार का मशीन माना जाता है। जिस प्रकार से राज्य उसको आज्ञा देगा, व्यक्ति उसी प्रकार का काम करेगा। अर्थात व्यक्ति एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का यंत्र है, मशीन है। इसी बारे में अरस्तु विस्तार से आगे बताते हुए कहता है कि यदि व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हो और वह अपने आत्म का विकास करना चाहता है, तो यदि वह अपने आत्म का विकास मतलब आत्मा का विकास करना चाहता है, तो उसके ऊपर जो दिए गए जो दो आलोचना के बिंदु हैं उससे प्रबल होने चाहिए। पहला बिंदु क्या था हमारा, तो पहला बिंदु था हमारा न्याय को कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा मानना, और दूसरा बिंदु था हमारा व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना देना। यदि हर एक व्यक्ति में इन दोनों भावनाओं से ज़्यादा प्रबल भावना हो, तभी वह व्यक्ति अपने आत्मा का विकास कर सकता है। यदि इस प्रकार की उसके अंदर भावना नहीं होगी, तो वह अपनी आत्मा का विकास सही तरीके से नहीं कर सकता। अतः प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था में व्यक्ति के बाकी दो गुणों के विकास की आहुति आहुति दे दी जाती है। आहुति देने से व्यक्ति के जो आत्म का विकास होता है वह अत्यधिक एकीकरण के वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। मतलब राज्य के एकीकरण करने से व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, व्यक्ति के जो आत्म का विकास होता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आइए हम चौथे पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अब हम प्लेटो के द्वारा दिए गए चौथा जो आलोचना का बिंदु है, और चौथा है अत्यधिक पृथकीकरण। प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत दिया गया था, उसका चौथा आलोचना का जो बिंदु है वह है अत्यधिक पृथकीकरण। अत्यधिक पृथकीकरण के ऊपर अरस्तु ने इसके बारे में बताया है कि यह सामान्य हित की भावना का अभाव है। यह सामान्य हित की भावना का अभाव होता है। मतलब इसमें समाज में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन सभी के जो हित होते हैं उसकी भावना का इसमें अभाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है, तो इसमें अभाव देखा जाता है। अरस्तु ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि, और कहता भी है कि ये जो अत्यधिक पृथकीकरण की जो बात है वह पूरी तरह से इसके जो जिम्मेदार है वह प्लेटो ही है। वह कौन है, तो वह प्लेटो ही है। क्योंकि इस बारे में अरस्तु कहता है कि वह न्याय का सिद्धांत अत्यधिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला है। इस संदर्भ में अरस्तु कहता है कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत था वह अत्यधिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला है, अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे वह कहता है कि अरस्तु कहता है कि प्लेटो का राज्य एक इकाई नहीं बल्कि एक राज्य के नागरिक का वर्गीकरण करके तथा उनमें कार्यों का विभाजन करके, किसका करके, तो राज्यों को अलग अलग भागों में बांट दिया और उनके जो कार्य होते हैं उनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे आज के टाइम में हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण देखे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, तो इन सभी को अलग अलग भागों में बांट दिया। अर्थात प्लेटो ने राज्य की एकता को आंच पहुंचाई। यदि इस प्रकार से राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बांट दिया जाए, उनके कार्यों को बांट दिया जाए, उनके समाज को, समूह को बांट दिया जाए, तो इससे राज्य की, देश की जो एकता होती है वह खंडित होती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो इससे राज्य की एकता पर आंच आती है। तो वही अरस्तु कहता है कि प्लेटो के द्वारा बांटा गया जो राज्य को अलग अलग भागों में बांट दिया गया वह अत्यधिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला है। उसका समूचा ध्यान अपने वर्गगत हितों को और केंद्रीकृत करने की ओर था। वर्गगत हितों का मतलब है कि वह क्या चाहता था, तो वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, तो उसकी ओर ये बढ़ रहा था, जिसके कारण ये जो न्याय की जो सिद्धांत थी वो अत्यधिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यदि समझ में आ चुका है तो आइए हम अपना 5वां पॉइंट पढ़ते हैं कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत था उसका
आलोचना था वो पाँचवा पॉइंट कौन सा है। अब हमारा आलोचना का जो पाँचवा जो बिंदु है वह कौन सा है, तो वह है प्रजातंत्र विरोधी। प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत का पाँचवा बिंदु प्रजातंत्र विरोधी है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें जो शासक होता है और जो राज्य होता है वह राज्य के ऊपर किसी एक खास वर्ग के शासक का अधिकार होता है, या फिर कह सकते हैं किसी एक वर्ग या एक समुदाय के शासकों का ही अधिकार होता है। तो कह सकते हैं इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को राजनीतिक शक्ति से अलग रखा जाता है, मतलब उसका एकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, तो उसे एकीकरण किया जाता है। इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनको अन्य जो बहुसंख्यक लोग हैं उनसे इनको दूर रखा जाता है, मतलब वही लोग शासन चला सकते हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा जिनकी जनसंख्या हो। इस आधार पे समाज में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के जो लोग होते हैं उन्हें जंजीर में जकड़ दिया जाता है। वो ना तो अपना वर्ग बदल सकते हैं, अर्थात जब वो अपना वर्ग नहीं बदल सकते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांत को, इस प्रकार के जो विचारधारा दिए गए वो प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांत के विरोधी होता है, विपरीत होता है। इसी संदर्भ में एक महान दार्शनिक, एक महान राजनीतिक विचारक ने इसके बारे में विस्तार से बताया है और कहा है कि वो जो महान राजनीतिक विचारक है उनका नाम है जेनोफोन। इन्होंने प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना के बारे में कहा है कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत है वह अप्रजातांत्रिक है। मतलब हमने जो पाँचवा पॉइंट पढ़ा, ये पाँचवा पॉइंट जो दिया गया इसकी जो आलोचना के महत्वपूर्ण सूत्रधार थे वो कौन थे, तो जेनोफोन थे। इसके साथ एक और महान राजनीतिक विचारक थे जिनका नाम था जॉन बोबले। इन दोनों ने मिल करके प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अप्रजातांत्रिक किस प्रकार से ठहराया जाए जिसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। इसी में ही इन्होंने कहा था कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है, तो अप्रजातांत्रिक है। ये समानता स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का टकराव होता है। तो यह उसके निवारण का कोई महत्वपूर्ण सॉल्यूशन, कोई महत्वपूर्ण समाधान नहीं निकाल पाता है। तो आइए हम आलोचना के छठे बिंदु पर चलते हैं। अब हम प्लेटो के द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की आलोचना का छठा बिंदु, जिसका नाम है विरोधाभास, इसके बारे में हम देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना में विरोधाभास का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न वर्गों में पारस्परिक अहस्तक्षेप और समानता को प्रोत्साहन देने वाला है। अहस्तक्षेप और समानता को क्या देने वाला है, तो वह प्रोत्साहन देने वाला है। और ये किस प्रकार से अहस्तक्षेप और समानता को प्रोत्साहन देता है, आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो कहता है कि राज्य के तीन अंग कौन कौन से हैं, आप जानते होंगे। तो दार्शनिक हो गया, सैनिक हो गया, और जो काम करते हैं किसान वर्ग आ जाते हैं, तो वो सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये सभी जो लोग होते हैं, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करें, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये सभी वर्ग एक दूसरे के ऊपर अपने अधिकार को स्थापित करने की बात करते हैं। इसी बारे में कहा जाता है कि दार्शनिक शासक का सैनिक और सैनिक का उत्पादक वर्ग के ऊपर दबाव स्थापित रहता है। यह कैसे रहता है, तो प्लेटो के आदर्श राज्य में राज्य के विवेक का नियंत्रण भी, राज्य का विवेक का जो रहता है वो प्रतिनिधि कौन रहता है, तो वो दार्शनिक शासक रहता है।
और बाकी जो दो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं सैनिक और होता है उत्पादक वर्ग के। ये जो दोनों होते हैं वर्ग, इन दोनों के ऊपर दार्शनिक शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये कठोर नियंत्रण भी रखता है, बल्कि कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि दार्शनिक जो है वह सैनिक और उत्पादन वर्ग के ऊपर सिर्फ नियंत्रण ही नहीं बल्कि कठोर दबाव भी बनाए हुए रखता है। साथ ही इस वर्ग का स्थान अन्य सभी वर्गों के बराबरी भी नहीं कर सकता, अर्थात इसका स्थान अपेक्षाकृत अत्यंत उच्च है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्च है। किसका स्थान, तो शासक का, दार्शनिक शासक का जो स्थान है और सैनिक और उत्पादक वर्ग की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा स्थान है। इसलिए दार्शनिक वर्ग हमेशा ही समाज में सैनिक वर्ग के ऊपर और उत्पादन वर्ग के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखता है। तो आइए अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना का 7वां बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है अधिकारों और दंड व्यवस्था का अभाव। मतलब प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है, उसमें प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया उसमें उसने अधिकारों और दंड व्यवस्था की अभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के ऊपर इसकी आलोचना भी की जाती है। इस बारे में बताया गया है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता, उसके स्वैच्छिक कार्य के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती। किसकी, तो अधिकार, स्वतंत्रता और स्वैच्छिक कार्य का मतलब या ऐच्छिक कार्य का मतलब वह कार्य होता है जो हम अपने इच्छा के अनुसार कर सके। इस प्रकार के व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किया जाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जाता, अर्थात अधिकारों का अभाव देखा जाता है। इसके बारे में और विस्तार से बताते हुए आगे कहा गया है कि प्लेटो यह तो कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य या क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, परंतु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता है। क्या, तो वह स्वाभाविक संघर्ष का कोई समाधान भी नहीं कर पाता है, अर्थात वह इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर पाता है कि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उस काम के करते वक्त कोई दूसरा व्यक्ति उसके काम में यदि कोई दखल अंदाजी देता है, कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता है, तो उस हस्तक्षेप से बचने के लिए सरकार ने किस प्रकार के नियम, किस प्रकार के कानून, किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित कर रखा है, इसके बारे में कोई विस्तार से बताया हुआ नहीं है। इसी के आधार पे आगे कहा गया है कि प्लेटो का जो सिद्धांत है वह स्वाभाविक संघर्ष का कोई समाधान नहीं निकाल पाता। स्वाभाविक संघर्ष का मतलब ही होता है वह सारे संघर्ष जो स्वाभाविक तौर से समाज में देखे जा सकते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, बात विचार, हितों का टकराव, किसी समस्या के समाधान हेतु जो नियम होने चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसका प्लेटो के न्याय सिद्धांत में किसी भी प्रकार का कोई भी जो समस्या का समाधान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो स्थापित नहीं है। तो इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे देखिए आपको भी फ़ायदा होता है और हम लोग को भी फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार के जो हम लोग आपके लिए सिलेबस लाते हैं, टॉपिक लाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।